खूबसूरत हो तुम इतनी, दिल किसी का भी आ जाए, तुझे देख ले जो एक नजर, चांद भी शर्मा जाए। आपको एक दिन के लिए अदृश्य होने का अगर मौका मिले तो आप क्या करेंगे? माता पिता का दर्शन करने जाएंगे, जहाँ हिंदुस्तान देश से बढ़िया कोई देश नहीं। ये हमारे आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष रहे। माँ का नाम नवलपति था, तो उन्हीं के नाम पर हमने विद्यालय रखा। उनके नाम से हमारी सारी संस्थाएं चलती हैं। शिक्षा जगत के सशक्त हस्ताक्षर टी एन मिश्रा जी के परिवार में आपकी शादी हुई? 4 भाई थे। सबसे बड़े पंडित टी एन मिश्र जी, दूसरे नंबर पर डॉक्टर आर एन मिश्र जी, जिनकी बड़ी बिटिया से मेरी शादी हुई। अच्छा। मेरी पहली ससुराल यात्रा 1 महीने 6 दिन की थी। चाणक्य ने तो लिखा है ना कि जैसे 4 चीज मनुष्य लेके उत्पन्न होता है कि दातृत्वम, प्रिय वक्तृत्वम, धीरत्वम, उचितज्ञता, अभ्यासेन न लभ्यते चत्वारः सहजा गुणा। 22 साल की राजनीति में 4 चुनाव लड़ने के बाद, परिश्रम की पराकाष्ठा, झोंक देने के बाद भी परिणाम को अनुकूल नहीं बना सकने की स्थिति में एक निष्कर्ष में पहुंचा कि मानव जीवन में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां केवल और केवल भाग्य की भूमिका रहती है। एक राजनीतिक पद प्राप्त करना और दूसरा संतान में भी पुत्र। उतरा जो नकाब है उसके चेहरे से, निकल पड़ा है ज्यों आफताब अंधेरे से, बना बैठा है अर्जमंद पर खबर ये नहीं, नवाजा है उसे दुश्मनों ने भी दुआओं से। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? कोई डर नहीं। तो एक दिन के लिए आपको कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व का दर्जा दिया जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे? अध्यापक हैं, अध्यापक रहे हमारे लिए बहुत पर्याप्त। मैंने ठीक है, बचपन का सपना। जाहि विधि राखे राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, व्यक्ति और अवसर ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अवसर व्यक्ति के इर्द गिर्द उसी तरह व्याप्त रहता है जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, भूमि, आकाश, प्रकाश, ये सब जैसे हमारे चारों तरफ व्याप्त रहते हैं, इसी तरह से अवसर भी हमारे चारों तरफ व्याप्त रहता है। अवसर को पहचानने की जरूरत होती है। अवसर पहचानने की जो कला होती है वो व्यक्ति को महान बनाती है। व्यक्ति को प्रसिद्धि तो बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन महानता के साथ जो प्रसिद्धि मिलती है, उसकी जो श्रेष्ठता होती है, उसका कोई जवाब नहीं होता है। तो आज हमारे साथ जो सज्जन बैठे हुए हैं परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर संजय त्रिपाठी एक ऐसा नाम है जो पूर्वांचल में विशेष तौर से हर व्यक्ति के जुबान पर और हर व्यक्ति की निगाह में आपका चेहरा है और हर व्यक्ति के जुबान पर आपका नाम है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इनके व्यक्तित्व पर जब मैं बात करूं तो इन्हीं के द्वारा इनका परिचय हम आप तक पहुंचाऊं। बहुत सारी चीजें हैं जो सब लोग नहीं जानते हैं, वो चीज इनके मुखर बिंदुओं से जब हम सुनेंगे तब हमें अच्छा लगेगा और हमें भी एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को उससे एक प्रेरणा मिलेगी ताकि वो भी अपने जीवन में एक श्रेष्ठतम मार्ग का चयन कर सकें और अपने लक्ष्य के निर्धारण में इनसे सहायता ले सकें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा कि हम आपका जो जीवन वृत्त है, जिसमें आपके माता पिता कौन हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आज तक का जो सफ़र है, उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए साधुवाद कि आपने एक श्रृंखला जो प्रारंभ की है पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम महनीय व्यक्तित्वों के साक्षात्कार की, उस कड़ी में आपने मुझे भी योग्य समझा, शामिल किया। तो मैं उसके लिए आपको साधुवाद दे रहा हूँ। भूमिका स्वरूप जो शब्द आपने मेरे लिए रखे मुझे बड़ी अकिंचन अवस्था में पहुँचा दिए हैं। तो बहुत संकोच के साथ परिचय मुझे देना है, इसलिए मैं परिचय दे रहा हूँ। हालांकि सच्चाई है कि किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल आत्म परिचय प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हाँ, भौतिक रूप से समाज में जो एक पहचान है, उस पहचान की दृष्टि से परिचय की प्रथम कड़ी के रूप में मेरा नाम आपने उद्धृत किया।
आगे जोड़ता हूँ तो पिताजी हमारे आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष रहे। माता हमारी नवलपति त्रिपाठी जी जो एक सामान्य गृहिणी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि सामान्य गृहिणी के साथ साथ परिवार प्रबंधन और समूची व्यवस्था प्रबंधन का जो एक शानदार कौशल उनके पास था वो बड़ा अद्भुत था, बड़ा अतुलनीय था। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं बगल में खजनी के पास ही सोगौरा ग्राम सभा के मूल निवासी लोगों का एक और पूर्वा एक गांव जो उन्हीं के वंशजों का रहा। शांडिल्य ऋषि के जो 4 संतानें थीं, अच्छा। रामकृष्ण मणिनाथ, उसमें से राम घराने के हम लोग हैं और हमारे गांव का नाम है कोठा तिवारी। हमारा जन्म तो गोरखपुर में हुआ और संजोग से जहां आप जिस भवन में हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, बिल्कुल तो जन्म हमारा वहीं प्राप्त हुआ। मैं थोड़ा अपने परिवार का गौरवशाली अतीत जरूर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। 6 पीढ़ियों से लगातार हम लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार में संबद्ध हैं। पिताजी जैसा मैंने आपको बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष रहे, और क्या शानदार संयोग है कि 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को गोल्ड मेडलिस्ट थे। अच्छा। जिस दौर में लोग 8वीं तक की पढ़ाई को पूरी पढ़ाई लगभग मान लेते थे, ऐसे में गांव से निकल करके आना, यहाँ तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज से हाई स्कूल और इंटर करना और तदुपरांत इलाहाबाद विश्वविद्यालय जा करके और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे मूर्धन्य साहित्यकार से शिष्यत्व प्राप्त करना। फिराक साहब से भी उन्होंने अध्ययन किया था, उनका भी सानिध्य उनको प्राप्त हुआ था। 1950 में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद और रिसर्च में एनरोल होने के साथ ही वो गोरखपुर आ गए। दिग्विजय नाथ जी के आशीर्वाद से महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता नियुक्त हो गए। 1956 में जब विश्वविद्यालय खुला, गोरखपुर विश्वविद्यालय खुला, अच्छा। और 57 में जब हिंदी विभाग खुला तो महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के सारे शिक्षक उसमें मर्ज हो गए गोरखपुर विश्वविद्यालय में। अच्छा। उसमें हमारे पिताजी भी गए वहाँ। बाबा जी भी प्राइमरी के टीचर थे, हमारे बड़े पिताजी भी प्राइमरी के टीचर थे, हमारे दादाजी परदादाजी भी टीचर थे, उनके पिताजी मतलब एक श्रृंखला चली आ रही है। हमारे भाई साहब भी रहे, हमारा भतीजा भी है, हमारे बच्चे भी हैं। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से शुरू? मैं कार्मल इंटर कॉलेज का विद्यार्थी रहा दर्जा 5 तक, क्योंकि उस समय वो विद्यालय सिर्फ 5वीं तक का ही था। तो मैं कार्मल का स्टूडेंट रहा, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा, और तदुपरांत दर्जा 6 से लेकर दर्जा 10 तक हमारी पढ़ाई एनी रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई। 11वीं 12वीं की पढ़ाई हमने एमजी इंटर कॉलेज से की, और उसके बाद स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमने किया। कितने भाई और बहन आप हैं? मैं अकेला भाई हूँ। अपने माता पिता के 2 संतानों में बहन हमारी मुझसे 13 साल बड़ी है, बड़ी पूजा पाठ बड़ी मन्नतों के बाद। अच्छा अच्छा। तो मेरा जन्म हुआ, मैं इंटर तक साइंस का विद्यार्थी था और थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर हूँ। हाई स्कूल इंटर बीए में सब हमारा फर्स्ट डिवीजन है। बहुत अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद जब हमारे बहुत सारे अन्य मित्र जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे और इंजीनियरिंग करने के लिए गए, तब मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी इंजीनियर बनूं, लेकिन चूंकि हमारे पिताजी की मर्जी और हमारे पिताजी की इच्छा इससे कहीं अलग हट करके थी। अच्छा। बहुत बेहतर रणनीतिकार थे और बहुत शानदार भविष्य दृष्टा थे। उन्हें इस बात का ठीक ठीक भान था कि चूंकि मेरा इकलौता लड़का है, बुढ़ापे की लाठी है, तो रोजगार की दृष्टि से इसका समायोजन कुछ इस ढंग से होना चाहिए कि ये हमारे अंतिम समय हमारे साथ रहे। तो कुछ संजोग इस ढंग का बना कि बीए और एमए करने के बाद जब मैं एमए की कक्षाएं, मेरी अंतिम वर्ष की कक्षाएं चल रही थी, तो स्वाभाविक है पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे के लिए कुछ योजना रचना होनी चाहिए थी। बिल्कुल। संजोग ऐसा था कि मेरे ठीक बगल का जो घर है उसमें एक श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी रहते थे, जो 83 बैच के पीसीएस थे। अच्छा। यहाँ गोरखपुर में जिला उद्योग केंद्र में वहाँ प्रबंधक थे। बाद में 1987 बैच में के वो यूपी टॉपर हुए। अच्छा। उनसे मैं बड़ा प्रभावित रहता था, उनके सानिध्य में रहता था, उनके साथ मैं बैडमिंटन खेला करता था। अच्छा। तो उनकी प्रेरणा से मैं इलाहाबाद चला गया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। मैं 9 महीने वहाँ था और सिर्फ एक परीक्षा मैं दे पाया था पीसीएस की, जिसमें अच्छा नंबर आया था। हालांकि अंतिम सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद देवरिया जनपद में एक मठलार महाविद्यालय है, स्वामी देवानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वहाँ पर हिंदी प्रवक्ता पद की रिक्ति आई और संयोग अच्छा रहा कि मेरा वहाँ चयन हो गया और मैं 1991 से वहाँ पर 90 के लास्ट में मतलब वहाँ शिक्षक हो गया। और जैसे ही नौकरी मिली, मेरी शादी
पंडित टी.एन. मिश्र जी के छोटे भाई डॉक्टर आर.एन. मिश्र जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लास 1 के अधिकारी थे, लेकिन बाद में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के इन्होंने भी अलवर परिक्षेत्र में राजस्थान के अच्छा अच्छा। वहाँ सेंट्रल एकेडमी की शाखाओं का विस्तार किया। पत्नी का नाम क्या है आपके? श्रीमती किरण त्रिपाठी। अच्छा, आपके बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर प्रांजल त्रिपाठी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन हमने उसको बुला करके अपने साथ ही शिक्षण संस्थाओं के संचालन में लगा लिया। एक उनका अलग से उद्यम है जिसमें वो अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी भी चलाते हैं, नेवलोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अच्छा। बड़े पैमाने पर है, करीब 40 हेडक्वार्टर्स पर उनका काम है। और एक अपनी इनोविंग इंडस्ट्री है उनकी, जिसमें वो मेनली फर्नीचर पे काम करते हैं। एक्सपर्टीज उनका स्कूल फर्नीचर्स का है। दूसरी हमारी बिटिया है प्राची त्रिपाठी, गोरखपुर विश्वविद्यालय से उसने जूलॉजी डिपार्टमेंट में एमएससी किया है, सेकंड टॉपर थी। अच्छा अच्छा। और दामाद जी हमारे आईएएस अधिकारी हैं, इंडियन रेलवेज में हैदराबाद में पोस्टिंग है उनकी। और तीसरा बेटा हमारा प्रखर त्रिपाठी, दून स्कूल से अपनी स्कूलिंग करके फिर पुणे एमआईटी से उसने ग्रेजुएशन, अभी पीएचडी परसू कर रहा है वो अपना। अब जो सफर है, जैसे जो टर्निंग पॉइंट आया, हर एक आदमी की जिंदगी में कुछ अवसर ऐसे घटित हो जाते हैं जो उनकी जीवन दिशा को बिल्कुल बदल देते हैं। शादी सबकी होती है, मेरी भी हुई, ये कोई बड़ी भारी बात तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं एक अध्यापक परिवार का पुत्र था, पृष्ठभूमि जमींदार की थी, हम लोग बड़े लैंडलॉर्ड हैं आज भी, लेकिन फ्लोटिंग मनी हम लोगों क्या उस तरह की नहीं होती थी जो हमने विवाह के बाद अपनी प्रथम ससुराल यात्रा में मैंने देखा। अच्छा। हमारे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे ससुर जी 6 भाई, 4 सगे भाई, 2 उनके चचेरे भाई, और राजस्थान में मूल रूप से उन लोगों ने अपने कारोबार के माध्यम से अपने को स्थापित कर रखा था। तो मेरी पहली ससुराल यात्रा 1 महीने 6 दिन की थी। जयपुर? इस केवल जयपुर नहीं है, अच्छा, राजस्थान में अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अच्छा, 4 मुख्य स्थानों पर वो लोग रहते हैं। तो 7-7 दिन, 6-6 दिन, 8-8 दिन इन सभी जगहों पर मैं रहा। सवा महीने की और 1 महीने 5 दिन के बाद जब मैं वहां से लौट कर आया, अच्छा, तो इस 1 महीने 5 दिन की अवधि में जो हमारा आओ भगत सत्कार वहां हुआ, जो वैभव हम लोगों ने वहां देखा, उनका जो आर्थिक साम्राज्य हमने देखा, उसने कहीं ना कहीं हमारे अंदर के उस अधूरे मन को, जो बेचैन रहा करता था मठलार के एक शिक्षक के थोड़े से वेतन में, उसको बल दिया और एक नई स्फूर्ति पैदा हो गई। एक नए ढंग से पूरे जीवन की योजना रचना बनाने के लिए उसने प्रेरित किया। और हालात परिस्थितियां भी कुछ इस ढंग की बनी कि 1993 में, अगर आपको याद होगा, तो चिल्लू पार से पंडित टी.एन. मिश्र जी चुनाव लड़ गए। बिल्कुल, चुनाव बड़ा शानदार हुआ और उस चुनाव में थोड़े मतों से हालांकि उनकी हार हो गई, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर उन लोगों ने अपने को स्थापित करने के लिए एक विद्यालय डालने की योजना बनाई, क्योंकि उस चुनाव के दौरान उनके जो विपक्षी थे उनके ऊपर यही आरोप लगाते थे, तो बाहरी हैं चले जाएंगे। तो उसी क्रम में उन लोगों ने देवरिया में अपने सेंट्रल एकेडमी की उत्तर प्रदेश की पहली शाखा डाली। संयोग फिर कुछ इस ढंग का था कि जिस मठलार महाविद्यालय की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, वहां से जब मैं आता था तो मेरे रास्ते में था, तो मैं बस अथवा टैक्सी से आकर के मैं वहीं उन्हीं के विद्यालय के गेट पर उतर जाता था। अच्छा। और तकरीबन 6 महीने तक, जब तक विद्यालय का निर्माण चला और उसका उद्घाटन नहीं हो गया, लगभग प्रतिदिन की दिनचर्या थी वहां पहुंच करके वहां उनके साथ बैठना, उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखना, समझना, और कहीं ना कहीं उस पूरे प्रक्रिया को समझना जो एक विद्यालय खोलने के लिए आवश्यक होता है। उसके निर्माण से लेकर संचालन तक, बिल्कुल निर्माण से लेकर पूरे संचालन तक, तो मैं एक एक चीज से जुड़ा रहा। और फिर उसके बाद जब वो काम समाप्त होता था तो उन्हीं के साथ उनकी एक बहुत लहीम खहीम बड़ी सी गाड़ी, जो कंटेसा हुआ करती थी, उसमें बैठ करके आने का जो सुख मिलता था, ये सब हमारे लिए एक बड़े मोटिवेशन का कारण बना। और 93 के बाद 94-95 तक आते आते हमने अपनी पत्नी से प्रस्ताव रखा कि अगर तैयार हो तो एक विद्यालय हम लोग भी खोले। और फिर अपने वेतन से हमने एक निजी फाइनेंस कंपनी में एक रिकरिंग खोला। अच्छा। और किस्मत की बात देखिए कि साल भर का रिकरिंग हमने खोला। जब मैं वो पैसा लेने वहाँ पहुँचा मैच्योरिटी के बाद,
तो कंपनी वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा इसको री इन्वेस्ट कर दीजिए आप। लेकिन चूंकि मुझे ज़रूरत थी तो मैं जिद कर गया, मैं दबाव बनाने लगा कि मुझे दो, नहीं दे रहे थे फिर भी, तो कुछ अलग तरीका भी अपनाना पड़ा। खैर वो पैसा मैं निकाला और 15 दिन बाद कंपनी भाग गई। अच्छा। तो उसी पैसे से, भाग्यशाली, वहां भी आप भाग्यशाली निकले। उसी पैसे से 1995 में महाशिवरात्रि के दिन जा करके पहली बार मैं माता सरस्वती का चित्र ला करके और मैंने विद्यालय की नींव रखी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। अच्छा, मतलब शुरुआत। हाँ, और मान लिया था आपने कि जो है जी। और उसमें एक और सुखद पक्ष आपसे बताऊं, बाढ़े पूत पिता के धर्मे खेती बढ़ाए अपने धर्म में, ये हम लोग के यहाँ की एक बड़ी प्रचलित कहावत है। पिता के साथ माता को भी शामिल कर लेता हूँ मैं। माता हमारी इस पूरी चर्चा में छूट रही हैं। बहुत ही नेक महिला थी, बहुत पवित्र महिला थी, बहुत पूजा पाठ में भरोसा और विश्वास रखने वाली महिला थी। तो मैंने जब विद्यालय खोलने का मन बना लिया था, तो नाम के प्रकरण में तय करना था कि नाम क्या लूँ मैं। तो मैंने ये माना कि इस पवित्र महिला का नाम जो हमारी माँ है, अगर इनके नाम पर मैं विद्यालय खोलूँगा तो निश्चित रूप से फलूँगा फूलूँगा। और हमारी वो सोच फलीभूत हुई। मैंने, माँ का नाम नवलपति था, मैंने नवल्स नेशनल एकेडमी, नवल्स की नेशनल एकेडमी, अच्छा, तो उन्हीं के नाम पर हमने विद्यालय रखा। और आपको बड़ी तसल्ली के साथ बताना चाह रहा हूँ कि उनके नाम से हमारी सारी संस्थाएं चलती हैं। हमारा होटल नवल्टन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलता है, दवा का काम नेवलोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलता है, नवल्स नेशनल एकेडमी आप जान ही रहे हमारी शिक्षण संस्थाओं का नाम है, मूल पहचान है जी। तो ये रहा हमारा। मतलब माँ का सहारा है आपको, बिल्कुल जो है उनके माँ भी हैं आपकी? नहीं, माँ हमारी शरीर छोड़ गई। अच्छा। 2017 में 93 साल की अवस्था पूर्ण करने में 2 महीना कम पर पिताजी प्रस्थान कर गए। अच्छा। और 92 साल 2 महीने की उम्र पूरी करके माताजी 2020 में प्रस्थान कर गए। अच्छा अच्छा जी। इस दृष्टि से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर उपलब्धियों के रूप में जो भी मुझे हासिल हुआ है, वो हासिल कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा से मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं बराबर इस बात के लिए चिंतनशील रहता हूँ कि उसकी रक्षा कर सकूं, उसकी सुरक्षा कर सकूं। ये मेरी बराबर कोशिश रहती है। मेरा अपना कुछ नहीं है। आपको एक बहुत मज़ेदार संस्मरण सुना रहा हूँ। इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हो रहा था दिल्ली में। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार उसमें आए हुए थे। श्वेता सिंह की उस कार्यक्रम की एंकरिंग कर रही थी, इंटरव्यू कर रही थी। उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब उन्होंने उनसे कहा कि जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कैसे आप अपनी प्रतिभा, क्षमता और अपने टैलेंट के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर आप एक रेस्टोरेंट में सामान्य से वेटर के रूप में जीवन प्रारंभ करके और आज बॉलीवुड के सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर पाए हैं। ये बड़ा अद्भुत है, ये आपका प्रयास है। तो मुस्कुरा कर उन्होंने कहा, श्वेता जी रुक जाइए, इतनी प्रशंसा मेरी मत करिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ जितनी आप प्रशंसा कर रहे हैं या जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत 100 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा प्रतिभावान हैं, क्षमतावान हैं, पर वो जीवन में इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला। तो जीवन में अवसर का मिलना बहुत आवश्यक है। और ये अवसर आपने ठीक कहा जो अपने इंट्रो में, कि हमारे इर्द गिर्द होता है, जैसे प्रकाश है, वायु है, हवा है, पानी है। अब हमारी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर को देख पा रहे हैं नहीं, हम उसको पहचान पा रहे हैं नहीं। बिल्कुल। ईश्वर तो बहुत कारसाज है ना, वो तो भेदभाव करेगा नहीं। तो अपनी इस कायनात को चलाने के लिए ईश्वर को भी तो लोग चाहिए ना, बिल्कुल विश्वसनीय लोग चाहिए, काबिल लोग चाहिए। तो आज हमारे नवल्स एकेडमी के माध्यम से हमारे संस्थान में जो लोग भी हैं उनके रोजगार का निमित्त बनाने लायक ईश्वर ने मुझे चुना और ये अवसर मुझे दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैं इसी भाव से जब इस पूरे अपने विस्तार को देखता हूं तो भाई साहब असीम सुख जो है, असीम आनंद की अनुभूति होती है। जब आप देने वाली हैसियत में आते हैं ना किसी को, तो वो बड़ा आनंद देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दाता इसलिए कहा गया ना कि जो देता है वही देवता है। चाणक्य ने तो लिखा है ना कि जैसे 4 चीज मनुष्य लेके उत्पन्न होता है कि दातृत्वम, प्रिय वक्तृत्वम, धीरत्वम, उचितज्ञता, अभ्यासेन न लभ्यते चत्वारः सहजा गुणा। कि जो दान की शक्ति है ये अभ्यास से नहीं आती है, ये ईश्वर देता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दान की शक्ति
प्रिय बोली, प्रेम की जो बोली है, ये भी जो है आपके सीखने से नहीं आती है, ये ईश्वर स्वयं देता है, उसको आप इंक्रीज करते हैं, हाँ। आते हैं। और जो धैर्य है आपके अंदर, ये भी ईश्वर देता है। और मुचितज्ञता, यानी समय समय पर उचित और अनुचित का निर्णय कर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये इन सारी चीजों से जिसको ईश्वर चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको इससे संपन्न करके वो इस धरा पर भेजता है। और ईश्वर की कृपा ये आप पर है। नहीं और आगे भी इसमें कोई दो राय नहीं, बड़े कृतज्ञ भाव से मैं स्वीकार करता हूँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका जो है एक बहुआयामी व्यक्तित्व जो है दिखता है, आपने मीडिया के क्षेत्र को भी आपने जो है अपनाया, और मीडिया के क्षेत्र में जो देने की भाव है, तो जो देने का भाव है, तो मीडिया में आपने, आपका जो चैनल था सत्या चैनल, तो उसने बहुत सारे पत्रकार पैदा किए। चित्रा त्रिपाठी जैसी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त, उन्होंने अपने इंटरव्यू में वो हमेशा कहते हैं इस बात को, जो हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ एक शब्द होता है लोकेशना। लोकेशड़ा। हाँ, इसका अर्थ होता है, ये एक खास किस्म की प्रवृत्ति होती है, और इस प्रवृत्ति का जो धारक मनुष्य होता है, उसकी विशेषता होती है कि वो तारीफ पसंद होता है, और ये उसकी ऊर्जा होती है, बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर भी बचपन से रही। इसको आरोपित किया संस्कार के रूप में हमारे पिताजी ने हमारे अंदर, वो बराबर बचपन से हमारी ढलैया गढ़ैया कुछ इस ढंग से किए, जिसमें एक प्रयोग धर्मी स्वभाव हमारा बना, निरंतर प्रयोग करना। अभी आपने सत्या टीवी का जिक्र किया। 2001 में गोरखपुर में लोकल टीवी चैनल लेकर के आने की सोचना भी अपने आप में एक बड़ा दुर्लभ काम था। बिल्कुल। संजोग कुछ इस ढंग का था कि राजनीति में अभी मेरी शुरुआत हो रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अपने आप को समाज में बेहतर ढंग से प्रचारित करने की दृष्टि से मैं थोड़ा बेचैन रहा करता था, जो उस समय के प्रचलित माध्यम से समाचार पत्र वगैरह, प्रिंट मीडिया ही जो है, तो अब जो स्थापित लोग होते थे उनको तो वो जगह देती थी। हम अभी नवोधा थे, तो जाहिर सी बात है हमको वो जगह देती नहीं। उस दौर में केबल के थ्रू पूरे गोरखपुर में चैनल चला करते थे, और जिस सॉफ्टवेयर पर न्यूज की एडिटिंग होती थी, उस सॉफ्टवेयर को चलाने का यहाँ किसी के पास अनुभव ही नहीं था। और शमशाद नाम का जो व्यक्ति यहाँ पर हमारे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आया था, वो उस समय 2000 रुपये पर डे पर था। 2 महीना यहाँ रह करके उसने उस सॉफ्टवेयर पर काम करना यहाँ के लोगों को सिखाया। तब जा करके धीरे धीरे आप सोचिए कहाँ बेतियाता और कहाँ शेरे पंजाब, जहाँ पर डेन का केबल सिस्टम हुआ करता था। ऑप्टिक फाइबर लाइन यहाँ से लगा करके वहाँ पर ले गया, जिससे कि हम लाइव कर सकें। मतलब एक तरह समझिए ये बिल्कुल प्रयोग धर्मिता का चरम था, दुस्साहस था कि हम अपने स्टूडियो से लाइव कर सकें। और चित्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, चित्रा हमारी एक भतीजी है जो हमारे यहाँ न्यूज़ रीड करने आती है, एनसीसी की कैडेट थी चित्रा। वो भतीजी अपना पेमेंट लेने आई थी, वो उसके साथ आ गई। अच्छा। एनसीसी की ड्रेस में चित्रा थी। बातचीत में भाषा उसकी बड़ी समृद्ध लगी, वक्तृता कौशल उसका बहुत प्रभावशाली लगा। बिल्कुल। और पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, 2002 में हमने अपने चैनल के माध्यम से जो आज कौन बनेगा करोड़पति का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पर जीतो गोरखपुर जीतो का एक कार्यक्रम किया था। बिल्कुल। बड़ा सफल कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एंकर के लिए जरूरत थी एक लड़की की। लड़का लड़की चूंकि फॉर्मेट के हिसाब से फोन लगा करके बात करना होता था, स्क्रिप्टेड मैटर पर काम नहीं चलता, तो ऐसा एंकर चाहिए था जो बातचीत कर सके। बिल्कुल। जिसके पास अपने शब्द हो, जो समय को यूटिलाइज कर सके। बिल्कुल। चित्रा मुझे अच्छी लगी, चित्रा तैयार नहीं हुई। बड़ा दबाव बनाकर मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं होगा, एयर नहीं करेंगे, ऑन एयर नहीं करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आई 2-3 बार 4 बार तो बड़ा अच्छा एपिसोड निकलने लगा। चूंकि भाई जिसके में टैलेंट है, प्रतिभा है, बिल्कुल। तो अगर उसे अवसर मिलेगा वो जाहिर सी बात है उसके साथ न्याय करने का कोशिश काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चित्रा एक बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड लड़की थी। उस कार्यक्रम से उसने सत्या टीवी में अपनी जगह बनाई, और धीरे धीरे फिर वो न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा, यही न्यूज़ भी पढ़ना शुरू किया? यहीं से उसने न्यूज़ ने तो उसको पॉपुलर किया। बिल्कुल, न्यूज़ ने उसको पॉपुलर किया। और आपको बताऊं मैं, चूंकि मेरा एक शौक था, मेरा स्वभाव जो लोग जानते हैं, सीमाएं भले आकर खड़ी हो जाएं, लेकिन अपनी सीमा में मेरी कोशिश होती है
कि मैं जो सर्वोत्तम हो सकता है वो मैं देने की कोशिश करूं। और अगर आपको याद होगा तो सत्या टीवी को पूरे देश ने जाना जब एक बार यहाँ पे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में एक साथ 3 जगहों पर गोलघर में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 जगह पे और हुआ था। साइकिल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, अगर 2007 में। और उस घटनाक्रम में स्थिति ये बनी कि हमने अपने सीमित संसाधन में 3 रिपोर्टर और 3 कैमरामैन को तीनों जगह पर भेजा और तीनों के साथ एक एक आदमी को अतिरिक्त भेजा। बिल्कुल। और डेफर्ड लाइव हम लोगों ने चलाया। मतलब ये किसी भी सैटेलाइट चैनल के लिए संभव नहीं था कि एकदम से तुरंत पहुंच जाए। चीज थी वो। घटना हुई और घटना होने के 3 मिनट बाद हम लोगों को सूचना मिल गई, हम लोगों ने तुरंत दौड़ाया। अब कठिनाई ये हुई कि बुला करके लिखना, न्यूज़ रीड कराना और न्यूज़ रीड करके फुटेज लगाना, ये सब बड़ा टेढ़ा काम था। और मुझे इस बात का बहुत सुखद अनुभव है कि पहली बार एक पत्रकार के तौर पर 2007 में मैं उस समय चैनल पर आया और मैंने लाइव किया। और हालत ये थी कि जो फुटेजेस हमारे पास उस समय थे, उन फुटेजेस के लिए जितने सैटेलाइट चैनल्स हैं वो लगातार अप्रोच कर रहे थे, वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन हम लोगों ने वो फुटेज बेचा नहीं। आज भी वो फुटेज हम लोग पास कहीं सुरक्षित होगा। आपको बताऊं मैं आदरणीय उमेश जी कि जो आपका इनोवेशन है ना, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वही आपको अलग करती है। वही आपको अलग करती है। एक छोटा मैं अपने दर्शकों के लिए आपको बता दूं, मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूं, हमारे कुछ नौजवान साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी उंगली को देखिए, ये ऐसे जा रहा है, ये बिल्कुल ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ग्रोथ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का प्रतीक है, ये वर्टिकल ग्रोथ का प्रतीक है। जब हम कॉपी करते हैं तो हमारी ग्रोथ हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, और जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारी ग्रोथ हमेशा वर्टिकल होती है। तो दुनिया में वो सारे लोग जो कामयाब माने गए हैं, उन सारे कामयाब लोगों की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी होती है। एलन मस्क जो हमारा अभी इस समय का सबसे बड़ा उद्योगपति है, टेस्ला कंपनी का मालिक है, उसका एक बड़ा फेमस कोट है कि इफ यू वांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वर्टिकल ग्रोथ इन योर लाइफ, यू नीड टू थिंक अनकॉमन। क्योंकि कॉमन सोचेंगे तो ग्रोथ हॉरिजॉन्टल होगी। जब आप अनकॉमन सोचेंगे, अब आप जरा कल्पना करिए कि जिस समय राइट बंधुओं ने के मन में यह विचार आया वो हमको हवाई जहाज बनाना है, बिल्कुल, और उन्होंने अपने समवयस्कों से, अपने मित्रों से, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, परिचितों से चर्चा की होगी, यार इस तरह का एक कोई हम डिवाइस बनाना चाह रहे हैं, जहाज बनाना चाह रहे हैं जो हवा मुड़ेगा। तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसके मित्रों की? बड़ा भारी मूर्ख आदमी है, तो विज्ञान के नियम के प्रतिकूल ये जहाज उड़ाना चाह रहा है, ये कैसे संभव है? लेकिन जहाज उड़ी ना, जहाज उड़ी। और आज क्या स्थिति है? ये सारी खोजों के साथ लगभग इस तरह की जो है बातें आई हैं, वही प्रयोगधर्मी दृष्टि। अगर वो प्रयोगधर्मिता आपके अंदर नहीं है ना, तो आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। तो और उसमें बिल्कुल छोड़ना पड़ता है ना व्यक्ति को, कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो सबसे बड़ा बाधक है ये जो 4 शब्द है ना, व्हाट पीपल विल से, ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये हिंदी के 3 शब्द और अंग्रेजी के 4 शब्द, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन की प्रगति में सबसे बड़े बाधक। फिर आप उसकी चिंता करने लगते हैं वो क्या कहेंगे, आपको जो करना आप अपना करें। जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, और राजनीति में जूझने, चूंकि हर जगह आप जूझते रहें, तो जैसे है कि असंतुष्टा दिजा नष्टा संतुष्टाश्च मयि भुजा स लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलांगना। तो कार्य करते समय व्यक्ति जो है, आप कोई भी कार्य करिए तो उसमें बिल्कुल राजा के शासक की तरह जो है, उसमें कोई संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। विस्तार आपका तभी होगा। परिणाम में व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है, जो मिले उसको उसी में संतुष्ट हो जाइए जो है। तो ये जो आपके अंदर जो भावना थी जूझने की, जहां खड़े हो गए वहां से पीछे न भागने की, राजनीतिक दौर जो आपने शुरू किया, जो जूझने का जो आपके अंदर जो जज्बा था, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमारे यहाँ एक बड़ी गलत परिपाटी, बड़ी गलत परंपरा चलती है। हम मूल्यांकन परिणाम के आधार पर करते हैं। होना प्रयास के आधार पर चाहिए। बिल्कुल। कोई बच्चा 100 अंक की परीक्षा में 50 नंबर पाता है तो हमारा मूल्यांकन उस 50 नंबर के आधार पर होता है। जबकि मूल्यांकन हमारा जो 50 नहीं पाया है उस पर भी होना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो भी हमारे आगणन के केंद्र में रहना चाहिए, ऐसा मेरा अपना निजी मानना है।
तो परिणाम की दृष्टि से तो शायद मेरी राजनीति बहुत सफल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैं 2 विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2 विधान परिषद का चुनाव लड़ा। दोनों विधान परिषद के चुनाव में लगभग जीत के करीब पहुंच करके मैं जीत से वंचित रह गया। लेकिन हाँ, प्रयास की दृष्टि से जिस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था, मेरी पृष्ठभूमि का व्यक्ति राजनीति में आया था, मैं अपने आप को काफ़ी हद तक सफल पाता हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि राजनीति में लगभग 22 साल तक संघर्ष करने के बाद जिसको मैं गिनता हूँ कि मैं बेदाग निकल आया राजनीति के क्षेत्र में भी। बिल्कुल। तो अगर आपको याद होगा, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, जागरण के पत्रकार रहे हैं। 2002 में राजनीति में मेरी एंट्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के साथ हुई। बहुत आरंभिक दौर में 2002 के विधानसभा चुनाव के बाद जब वो हिंदूवादी संगठन बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की विचारधारा की पुनर्प्रतिष्ठा के प्रयास में लगे हुए थे, तो हम लोग उनके साथ उसमें सहयोगी के रूप में जुड़े। और जुड़े तो इस तरह से जुड़े कि बिल्कुल सब कुछ भूल गए अपना। और फिर हमारे कुछ पत्रकार मित्रों के सुझाव पर पूरे उत्तर प्रदेश की दुर्दशा को लेकर के जो उपेक्षा थी उस समय की सरकारों के द्वारा, एक राजनीतिक विकल्प दिया गया जो अलग राज्य के निर्माण का था। बिल्कुल। तो हमने एक पूर्वांचल क्रांति परिषद नामक संगठन बनाया और उस संगठन के जरिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में पूर्वांचल राज्य के आंदोलन को खड़ा किया। हमने पूर्वांचल क्रांति परिषद के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ाया, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, छोटे मोटे तमाम चुनाव लड़ाए। हमारे छात्र संगठनों के प्रत्याशी हुआ करते थे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में और जीत कर आते थे। पूर्वांचल राज्य के निर्माण के मुद्दे को हमने राजनीति का एक विषय बनाया, एक मुद्दा बनाया। लोगों के बीच में उसकी स्वीकार्यता की गुंजाइश पैदा की। अब ये अलग बात है कि स्थायी नहीं रह पाया, क्योंकि फिर वो प्रयोगधर्मी स्वभाव हमारा जगह जगह आकर के मुझसे आगे निकल जाता था। तो 2006 में एक उपचुनाव कोड़ीराम विधानसभा से मैं लड़ा, विधानसभा का 13,862 वोट पाया निर्दल प्रत्याशी के तौर पर। फिर उसके बाद मैं महावीर प्रसाद जी की प्रेरणा से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 2007 का चुनाव में उनके बैनर पर लड़ा, 18-17 हज़ार के आसपास का वोट मुझे वहाँ मिला। उसके बाद हमारी उस विधानसभा का परिसीमन हो गया, परिसीमन में वो सीट सुरक्षित हो गई। नए विकल्प का चुनाव करना था मुझे, पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि आप विधान परिषद का चुनाव लड़िए, और सौभाग्य मेरा रहा कि निर्दल प्रत्याशी के तौर पर पहले ही प्रयास में 30,000 मत मैंने हासिल किया। मात्र 3,3200 वोट के अंतर से मैं चुनाव नहीं जीत पाया। 2017 का चुनाव फिर विधान परिषद का मैं लड़ा। इस बार पहली बार से लगभग 7,000 अधिक मत मुझे मिले, लेकिन दुर्भाग्य आगे चल रहा था, परिणाम इस बार भी अनुकूल नहीं रहा। फिर भी तैयारी हमारी चलती रही। 23 में बड़ी उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिल जाएगा। में वापस आपका प्रवेश कब हुआ भारतीय जनता पार्टी? मैं 2000 जी से तो आप पहले से जुड़े थे। मैं 2021 में अच्छा मैं भाजपा में शामिल हुआ और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। 22 साल की राजनीति में 4 चुनाव लड़ने के बाद, परिश्रम की पराकाष्ठा, झोंक देने के बाद भी परिणाम को अनुकूल नहीं बना सकने की स्थिति में एक निष्कर्ष में पहुंचा कि मानव जीवन में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कर्म की भूमिका नगण्य हो जाती है, केवल और केवल भाग्य की भूमिका रहती है। एक राजनीतिक पद प्राप्त करना और दूसरा संतान में भी पुत्र। और राजनीति में आपके जो कार्य रहे हैं, स्वयं बहुत बड़े बड़े लीडर अभी चुनाव नहीं जीत पाए, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो उनको सफल नहीं माना जाए। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी हर जगह से चुनाव हारते थे चुनाव लड़ते थे, हमेशा प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन वो जो विचारधाराओं के प्रवर्तक होते हैं ना, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो चुनाव जीतना वो मानक सफलता है। मैंने विकास दिव्य विकृति का मैंने एक वो पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमको सबसे अच्छा पिता का वो बता रहे थे कि एक मध्य प्रदेश का कोई एक सबसे अच्छा पिता मैं उसको मानता हूँ कि जब उसका लड़का फेल हो गया, उसके बाद वो आया पिताजी को जब बताया कि मैं फेल हो गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर अगले साल पास हो जाओगे। तो भाई जिंदगी में आप यह सोच करके कि क्या होगा, फेल होंगे तो तजुर्बा होगा, भाई तजुर्बा मिलेगा आपको। तजुर्बा खेल का यही तो नियम है। हाँ, कि आप अगर तो लगता है या तो जीतता है
या सीखता है। हम्म। दो ही स्थितियां हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि हारता है ना, हारता नहीं, हारता वह है जो फिर खेलता नहीं, फिर खेलता नहीं है। वही जो खेलता रहता है वो या तो जीतता है या तो सीखता है। तो वही चीज है हमारे कहने का मतलब खेलना छोड़ दिए तब आप हार। हाँ, सफलता का मानक ये नहीं है कि आप जीत जाएं। सफलता का मानक ये है कि आप कितने मनोयोग से आपने उस कार्य को किया है। तो आपने जो कार्य किया वो आपका जो मनोयोग था वो आपके सफलता की गारंटी है। मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है ना, ये भी बहुत मायने रखता है। मूल्यांकन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, बहुत किस दृष्टि से, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो किसी एकांगी पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए अगर किसी का मूल्यांकन किया जा रहा है तो वो मूल्यांकन न्यायसंगत नहीं होता, ऐसा मेरा अपना निजी मानना है। ऑन दी होल, अब डॉक्टर विकास देवी कीर्ति जी की आपने चर्चा किया, आईएएस थे, छोड़ करके हाँ बिल्कुल टीचर बनना उन्होंने स्वीकार किया और आज की सारे आईएएस बना रहे हैं, न जाने कितने लोगों को आईएएस बना रहे हैं। बिल्कुल। तो वही चीज है, मैंने मेरे कहने का तात्पर्य है कि सफलता का मानक इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप पास हो गए। सफलता का मानक तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने मनोयोग से अपना कार्य किया है। जैसे आपने कहा कि सब कुछ प्रकृति कराती है, ईश्वर कराता है, तो हमें लगता है कि अगर अभी आपको राजनीति में अगर आप चले जाएंगे तो बहुत सारे आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। बहुत सारे जो आपका एक प्लेटफॉर्म है, जो बुनियाद है ना, वो हिल जाएगी। तो इसलिए ईश्वर को अभी मंजूर नहीं है कि आपको जो है नीति निर्णय, मैं भी ऐसा ही मानकर चल रहा हूँ नीति निर्णय में। और आपको मैं बताऊं बहुत दिल की बात, आप क्योंकि एक समय आएगा जब आप बिल्कुल अपने दिमाग से त्याग देंगे कि अब हमको इस क्षेत्र में नहीं जाना है, तो आपके पास ऑफर आएगा और आपको कहा जाएगा नहीं 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 आप चलिए जो है। ऐसी स्थितियां आती हैं आप जिसके लिए बहुत सारा प्रयत्न किए, बहुत उद्यम आपने किया, आप वहां नहीं पहुंच पाए। एक समय आएगा बिना आपको उद्यम किए, क्योंकि आपने प्रयास किया है, तो वो जो प्रयास की सार्थकता है ना, वो वहीं पड़ी है। जैसे कर्मों की व्याख्या में आया है ना कि क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो भाग्य की बात आपने किया, तो भाग्य तो वही है ना जो क्रियमाण कर्म, यानी हम जो वर्तमान में कर रहे हैं, तो इसका फल हमें जो है तात्कालिक मिलता है, अदृष्ट फल मिलता है, कालांतरित लौकिक और पारलौकिक ये सारे फल होते हैं। तो जो चीज हम तत्काल में ले लिए, बाकी जो बचा हुआ है, तमाम ऐसे हमारे पारिश्रमिक होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं, तो वो संचित में जाता है। और संचित जब इस योग्य होता है कि वो फल प्रदान करे, तो वो प्रारब्ध बनता है। तो जो आपने क्रियमाण कर्म किया है और उसका जो संचयन हुआ है, वो प्रारब्ध बन के आपको मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में, उस दिशा में आपने काम किया है। और जब आकलन होगा तो जगह कहा गया है ना कि वो खाली होती है, तो एक समय आएगा जब विचार किया जाएगा, वहां संजय त्रिपाठी के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं मिलेगा। तो संजय त्रिपाठी को तो बेमन से वहां जाना पड़ेगा। एडोल्फ हिटलर का एक कथन मैं बार बार कोट करता रहता हूँ अपने लोगों के बीच में, खास करके नौजवान साथियों के बीच में जो निराश हो जाते हैं कभी कभी, कि मनुष्य की सफलता के 100 दरवाजे होते हैं, लेकिन उसकी फितरत होती है कि वो बार बार उसी दरवाजे से घुसने की चेष्टा करता है जिस दरवाजे से घुसने में हर बार वो नाकाम रह जाता है, क्योंकि वो उसको दिखते ही नहीं है। वो भी उसकी सफलता के दरवाजे हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं देख पा रहा, इसलिए क्योंकि उसका ध्यान उसी दरवाजे की तरफ केंद्रित है जहां से हर बार असफल रहा। तो जो उदाहरण हिटलर का मैं दूसरों के लिए कोट करता था, उसको मैंने अपने ऊपर लागू किया। मैंने कहा यह दरवाजा नहीं खुला, देखा जाए कोई दूसरा दरवाजा खुले। जीवन जो है, जैसे मैं डीएसटी पर आपका वो देख रहा था जी, कि जो है 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जी भाई, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कुछ आपको हम सिखाते हैं, आप कुछ आप हमें सिखाते हैं। बिल्कुल, सीखने की प्रक्रिया ही है। तो जो है हमारी और आपकी कहानी ही जीवन है। आत्म प्रोत्साहन की जो बात आपने कहा, कि जॉन मेसफील्ड की एक लाइन है, उसमें आया है कि मैंने देखा है पथरीली धरती पर फूल खिला करते हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है व्यक्ति असुंदर सब पर दया किया करता है। मैंने देखा है बुरा अश्व घुड़दौड़ों में विजयी हुआ करता है। इसीलिए मेरे मन में भी विश्वास हुआ करता है। तो ये मत समझिए आप, जो है आपने जो प्रयास किया है वो नहीं, वो प्रयास निरर्थक नहीं। राजनीति करने वाले मन के व्यक्ति के मन में होता है कि साहब अगर वो चुनाव जीत करके जाएगा तो जो हमारी विधानसभाएं हैं, जो हमारे संसद हैं, जहाँ नीतियों का निर्धारण होता है, वहाँ पहुंचकर नीतियों के निर्धारण का यदि मैं हिस्सा बनूंगा
तो हो सकता है अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर कोई ऐसे नीतिगत निर्णय को पारित कराने में मैं संभव हो पाऊं जो समाज हित में हो, या जैसा मैं सोचना चाहता हूं। कोई बात नहीं, वहां नहीं पहुंच पाए तो हम डीएसटी शो के माध्यम से मानस तो बना सकते हैं। एकदम बना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम राजनीति के जरिए मैं करना चाहता था, उससे कुछ बड़ा काम यहाँ मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ करने के लिए। बिल्कुल। वहां पर तो तमाम सारे प्रतिबंध हमारे ऊपर होते थे, पर यहाँ पर तो मैं स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आप की जो पहचान है समाज में, ये एक बेहतर राजनीतिज्ञ के रूप में भी आपकी पहचान है। कोई जरूरत नहीं जो विधायक हो जाएगा वही राजनीतिज्ञ होता है। राजनीतिज्ञ तो उस दिशा में जो सोच रहा है, उस दिशा में चल रहा है, वो राजनीतिज्ञ है। आप विधायक नहीं हैं, आप सांसद नहीं है ना। और मैं बताऊं कि जो विधायक और सांसद हो गए और 5 साल या 10 साल की यात्रा करके वापस आ गए, उनसे पूछिए उनका दर्द। हाँ, ठीक बात है। वह जो है उसके बाद जो है, और कोई आजीवन तो विधायक सांसद रहेगा नहीं। वो तो अस्थायी है ना। जो राजनीतिक जो आपकी का जो स्टेटस है ना, वो जो पद का जो स्टेटस है, वो 5 साल बाद जो है वापस आ जाते हैं, 10 साल बाद वापस आ जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो वहां आ जाते हैं। लेकिन जो आपकी पृष्ठभूमि है, जो आप निर्मित कर रहे हैं, आप तो सदैव वैसे ही बरकरार रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब जो है थोड़ा सा जो आपके जो हावी रहे हैं, अब उस पर मैं थोड़ा सा आऊँगा। जैसे साहित्य की खूब चर्चा हुई, तो आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां जो आपको प्रेरित कर सकते हैं, पहले मैं उसी को मैं व्यक्त कर देता हूं, फिर आपसे मैं जानना चाहूँगा। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक लाइन है कि ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने जी में यही फिर लगी, दैव मेरे भाग्य में है क्या लिखा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी या अगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, उठ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर ओरायन बनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर का अक्सर छोड़ना बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो जो बूंद है ना, जो डॉक्टर संजय तिवारी जो चले हैं जिस यात्रा में, वो हवा का झोंका वो आएगा, ऐसा नहीं है, और आएगा तो वो सुंदर सीप में जाके मोती ही बनाएगा। अब मैं आपसे जो है साहित्यिक रुचियों पर, कविताएं हैं, जो पद्य हैं, किस तरह से आपके जीवन में इनका स्थान रहा है, किस तरह से ये आपको प्रेरित करते रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी ईमानदारी से कहूं, हमारी जिंदगी में मोड़ बहुत आए और प्रत्येक मोड़ ने अपने साथ भटकाव दिया। इस पूरी अवधि में मेरे अंदर की जो रचना धर्मिता थी, कहीं न कहीं वो उपेक्षित रही। कोविड काल में जब सब कुछ लगभग ठहर सा गया था, तब भीतर की उस का जो रचना धर्मी स्वभाव था, उसको बहुत दिन बाद अवसर मिला बाहर निकलने का। समय चूंकि पर्याप्त होता था, संस्मरण लिखने के बहाने उसकी शुरुआत हुई, और उसी समय विचार आया कि क्यों ना एक अपनी आत्मकथा लिखी जाए। अच्छा। वहीं मैंने कंप्यूटर सीखा, टाइपिंग सीखा। अच्छा। और लैपटॉप पर टाइपिंग के साथ मैंने अपनी आत्मकथा लेखन का कार्य प्रारंभ किया। 3 साल में आत्मकथा को लगभग 90% तक लेकर आए हैं। मन बदलने के लिए एक कहानी लिखना मैंने शुरू किया। वो धीरे धीरे अब उपन्यास की शक्ल में लगभग 250 पृष्ठ की हो गई है। अब केवल उपसंहार लिखना है। पिताजी ने बचपन में एक चीज सिखाया था कि कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब नहीं हुआ कि आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मानसिक निर्मित हमारी इस रूप में पिताजी के द्वारा की गई कि कोई काम असंभव नहीं, हर काम किया सकता है। तो उसी क्रम में ये गीत, गजल, कविता, ये सब भी हमारे मन में आया। अभी आप चर्चा 1-2 बार आपने की है। मूलतः 2 शौक हमारे रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, तो क्रिकेट से बड़ा मेरा लगाव रहा है। और तो उसी समय से संगीत में मेरी बड़ी रुचि रही है। एक बार मुझे एल्बम बनाना था
तो कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों से मैं चर्चा कर देता था कि भाई कोई बढ़िया गीतकार हो तो मुझे दीजिए। तो 3-4 लोगों को वो लोग लेकर के आए। तो मैं जब उनसे पूछता था अच्छा। कि आप गीत लिखते हैं? हाँ लिखते हैं। गीत सुनाइए। अच्छा भी सुनाते थे वो लोग। तो जिज्ञासावश मैं पूछ देता था कि भैया क्या पढ़ाई किए हैं? तो कोई कहा इंटर है, कोई कहा बीए है। तो वहीं से पहली बार मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। तो वहीं से मैंने गीत लेखन का भी प्रारंभ किया। और हमारे लिखे हुए गीत 2-3 कुछ हमारे गोरखपुर के अच्छे ख्यातिलब सिंगर हैं, उन्होंने गाया भी है, जो यूट्यूब पे है। अच्छा। जल्दी ही आपको ये खुशखबरी मिलेगी। हमारी आत्मकथा का लोकार्पण, हमारे उपन्यास का लोकार्पण और पहले गीत गजल संग्रह का लोकार्पण, ये तीनों हमें लगता है कि अच्छा, जुलाई अगस्त बिल्कुल सितंबर में आसपास। बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। 22 अक्टूबर को हमारी पिताजी की जयंती है। उस अवसर पर उनके हम मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं। संभव है कि एक बड़ा आयोजन हो जिसमें देश के बड़े शिखर कवि उसमें हमें संभव वहीं पर उनका लोकार्पण हो जाए, या बिल्कुल, कोई एक तिथि रख करके वहां पर लोकार्पण हो जाए। अभी फिलहाल राजनीति से थोड़ा सा ठहराव लेकर के हमने अपने आप अपने अंदर की शौक जो है अपने अंदर की वो जो रचना धर्मिता थी, उस रचना धर्मिता को पुष्ट करने का एक मन बनाया है। चांद पर हमने कुछ प्रयोग किया है। अच्छा। 7 मुक्तक हमने चांद पे लिखा है। खूबसूरत हो तुम इतनी, खूबसूरत हो तुम इतनी, दिल किसी का भी आ जाए। खूबसूरत हो तुम इतनी, दिल किसी का भी आ जाए। तुझे देख ले जो एक नजर, हाँ तुझे देख ले जो एक नजर, चांद भी शर्मा जाए, चांद भी शर्मा जाए। एक गजल है उसकी, कुछ पंक्तियां पूछ रहा हूं, अगर याद पड़ गया तो। बिल्कुल तो याद आ गया ये हमारा। उतरा जो नकाब है उसके चेहरे से, उतरा जो नकाब है उसके चेहरे से, निकल पड़ा है ज्यों आफताब अंधेरे से, उतरा जो नकाब है। बना बैठा है अर्जमंद, खबर ये नहीं। अर्जमंद कहते हैं महान को, बड़ा बना हुआ है। बना बैठा है अर्जमंद, पर खबर ये नहीं। नवाजा है उसे दुश्मनों ने भी दुआओं से, नवाजा है उसे दुश्मनों ने दुआओं से, निकल पड़ा है ज्यों आफताब अंधेरों से, उतरा जो नकाब है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है। ऐसे है, बहुत सारे हैं। बिल्कुल, ऐसे बैठे बैठे कुछ लिख लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, कोई चीज सामने देखे कुछ। ये तो संगीत तो ऐसी विधा है जी, जिसमें आपके मन को सुकून मिलता ही है। बाकी सर्व समाज जो है उस सुख का आनंद लेता है, उस सुख की अनुभूति उससे भी होती है। संगीत को लेकर के हमारी जो मान्यता है, निजी मान्यता है कि ये दरअसल आपके अंदर का वह जीवन है जो आपकी जीवंतता का परिचायक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुर्दा में भी जो जान फूंक दे वो संगीत है। संगीत वो संगीत में आजकल तो म्यूजिकल थेरेपी भी हो रही है। ऐसे ऐसे गाने हैं, ऐसे ऐसे राग हैं, उन रागों के गाने आप अगर आप जाएं तो
हार्ट अटैक बीमार को स्वस्थ कर देते हैं। बिल्कुल। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैं चुनाव हारा जिस दिन, मैं अपने वाद्य यंत्र कलाकारों को न्योता देते हुए आया कि शाम को 6 बजे आ जाना। अच्छा। और हमारे यहाँ स्टूडियो में सब 6 बजे सब चीज़ लग गया। और 6 बजे मैं चला गया, संगीत साधना हमारी शुरू हो गई। बहुत सारे हमारे शुभचिंतक सहानुभूत जताने के लिए जो आ रहे थे, भृत्य हमारा आता था, बताता था कि फला आए हैं, ढिमकाना आए हैं, बुला लो। वो बैठते थे, गाते हुए सुनते थे, चाय पानी पीते थे, चले थे। बिल्कुल। बाद में उन लोगों ने कहा भाई गजब का आदमी है ये, तो चुनाव हारने के बाद गाना गा रहा है। तो यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। उसमें रवानी नहीं है, कहानी नहीं है, मौज नहीं है, मस्ती नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जीवन को जैसे साहित्य समाज का दर्पण है कहा गया है, तो साहित्य से शक्ति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आधार आज समाज में जो विखंडन है, समाज में जो नीरसता है, नीरवता है, शुष्कता है, उसका बड़ा कारण है कि पाठ्यक्रमों में अब साहित्य को अब ऐच्छिक विषय बना दिया गया है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारी संवेदनाएं धीरे 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 करके मरती जा रही हैं, हम आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। गोस्वामी जी के रामचरितमानस को आप पढ़ लीजिए, जितने तरह के रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते अपने आदर्शतम रूप में वहां आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। इस पूरी पृथ्वी पर कम से कम अपने भारतीय समाज में किसी भी व्यक्ति को अपने कथन का प्रमाण अगर देना है तो उसकी मजबूरी है कि उदाहरण तुलसीदास के यहाँ से लेकर आवे। बिना मानस का, बिल्कुल, चौपाई का या छंद का उदाहरण दिए हुए वह कथन प्रमाणित नहीं होगा। उसको प्रमाणित करना है तो वहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान जो है, देखिए जो ग्रंथ हमारे हैं वो श्रेष्ठतम व्यक्तित्व की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति होती है। उसमें गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदाचरत श्रेष्ठ अस्तत् देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो समाज का होता है वो जो जो आचरण करता है वही नीचे के लोग करते हैं। मैं चाहूं तो तीनों लोगों की कोई भी वस्तु सिर्फ इच्छा मात्र से मैं प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं आता हूं, कर्म करके दिखाता हूं, ताकि लोग ये कहें कि भगवान ने भी किया था। तो जो भी श्रेष्ठ है, जो भी कहीं न कहीं से जो है लीड करता है, उसके जो आचरण होते हैं वो समाज के लिए अनुकरणीय होते हैं। रामायण का भी एक उदाहरण में देखा कि जो है एक जगह आया किष्किंधा कांड में, जो है वो मित्र की परिभाषा जो है भगवान राम ने बताया है सुग्रीव को कि देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण। भाई जहां देने लेने में कोई संशय हो ही नहीं, बल अनुमान सदा हित करे, अपनी क्षमता के हिसाब से हमेशा हित में आप लगे रहिए। और अगर कोई विपत्ति आ जाए तो ये गुण जो है 100 गुना और बढ़ा दीजिए। ये है मित्रता जो है। सही बात। चूंकि साहित्य, संगीत, फिल्म और क्या क्या सबसे जो है आपका बड़ा गहरा लगाव है, तो गाने आप अपने डीएसटी में तमाम सारे देते ही हैं। तो मैं भी एक गाना आपके लिए जो है कि आपके पिता ने, जो आपके पिता की आप एक मात्र पुत्र औलाद हैं आप, तो एक फूल दो माली फिल्म बहुत पहले आई थी, उसका एक गाना था जिसमें एक पिता जो है वो कह रहा था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उसमें दूसरी लाइन है कि मैं कब से तड़फ रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले ले, तेरे संग संग झूल रहा है मेरे हाथों में जग सारा। झूला पर वो बोल रहा साहनी वाला कि तेरे संग संग झूल रहा है मेरे हाथों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उसकी अगली लाइन है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आखिरी जो है उसकी जो लाइन है उसमें यह है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आपके जो श्रेष्ठतम
आपके कार्य जो संपादन है, इन श्रेष्ठतम कार्य संपादन के आधार पर मैं आपके पिता की अभिव्यक्ति के रूप में ये लाइनें मैंने कहा है। नहीं नहीं, बहुत बहुत और धन्यवाद ये आपको उनका स्मरण दिला देने के लिए। और ये निरंतर जो है आपके अंदर ये इस तरह की प्रेरणा आती रहे, और निरंतर जो आपकी रचना धर्मिता है, ये कंक्लूजन, चूंकि कंक्लूजन की लाइनें हैं सब, लेकिन ये मैं पहले कह रहा हूँ। मैं अब जो है कुछ सवाल आपसे जो है मेरा शार्ट में उत्तर आप यस नो में भी दे सकते हैं, बहुत हल्के में जो है। तो एक सवाल मेरा है कि जो है आपका सबसे बड़ा डर क्या है? बहुत निर्भीक किस्म का आदमी हूँ, जहाँ जो अब तक पा चुके हैं उसको डेंट न लगे उसको बचा ले जाऊं मैं। दूसरा मेरा है कि आप अगर एक दिन के लिए कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो बन सकते हैं, तो आप क्या बनना चाहेंगे? हम अध्यापक हैं, अध्यापक रहे हमारे लिए बहुत पर्याप्त। तीसरा सवाल है कि आपके बचपन का सपना? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा? तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे भीतर की ईमानदारी रही। आपका सबसे अजीबोगरीब शौक क्या? नुकसान उठाने के बाद भी मदद करने की जो एक हमारी प्रवृत्ति है। अगला सवाल, आपको एक दिन के लिए अदृश्य होने का अगर मौका मिले तो आप क्या करेंगे? माता पिता का दर्शन कर। तो आपकी सबसे पसंदीदा बॉलीवुड फिल्म कौन सी है और क्यों? शोले एक फिल्म है जिसको बार बार देखने के बाद भी जब भी आती है फिर देखने का मन करता है। और समग्रता में उस फिल्म में कंटेंट से लेकर, किरदार से लेकर, संगीत से लेकर जितने तरीके के प्रयोग हो सकते हैं वो बड़ी सफलतापूर्वक वो सारे प्रयोग उसमें। आपका कोई गुप्त टैलेंट भी है? तो आर्ट मेरी बहुत अच्छी है। अगला हमारा सवाल है कि अगर आपको एक चीज पूरी जिंदगी खाने को मिले तो उसमें क्या आप रखेंगे? चावल दाल आलू की भुजिया। आखिरी सवाल है हमारा रैपिड फायर का कि अगर आप किसी भी देश में रह सकते हैं तो वह कौन सा देश होगा और क्यों? हिंदुस्तान देश से बढ़िया कोई देश नहीं, गोरखपुर से बढ़िया कोई शहर नहीं, बेतियाता से बढ़िया कोई मोहल्ला नहीं, और मेरे नवलायन बेतियाता से बढ़िया कोई घर नहीं। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा जो है डॉक्टर साहब, आपने जो है, आपका बड़ी इच्छा थी हमारी कि मैं आपका भी जो है एक साक्षात्कार लूं। नहीं, बहुत धन्यवाद। और समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वो इच्छा हमारी आज पूरी हुई। हमारी मंगल कामना है कि आप की जो रचना धर्मिता है इसी तरह से बिल्कुल एकदम यथार्थ और वर्तमान बनी रहे। धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को अपने जीवन के तमाम सारे रहस्यों के बारे में बताया, छुए अनछुए पहलुओं पर खुल के आपने चर्चा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत